तो आज के वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इस चैप्टर में सामाजिक असमानता और भेदभाव को देखेंगे लोग। तो जाति धर्म लैंगिक कास्ट रिलीजन और जेंडर को कवर करेंगे लोग। और जैसे कि महिलाओं की भागीदारी की बात करेंगे तो 50% है और इकोनॉमिकली सोशली और पार्टिकली भागीदारी की बात करेंगे लोग तो महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नहीं है। और जाति धर्म और लैंगिक मसले में देखेंगे तो लैंगिक मसले और राजनीति, तो इसमें निजी और सार्वजनिक विभाजन की बात करेंगे लोग। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के और धर्म संप्रदाय और राजनीति में सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता को देखेंगे लोग। और जाति और राजनीति में जातिगत असमानता, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, ये सब पॉइंट को कवर करें। और निजी और सार्वजनिक विभाजन की बात करेंगे तो श्रम का लैंगिक विभाजन में औरतों को चारदीवारी के अंदर शामिल है। और खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को संभालना। तो भारत में पितृ प्रधान समाज है और महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता है कि खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को संभालना। और औरतों को शिक्षा का अधिकार से वंचित होना, नारीवादी आंदोलन, औरतों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना, इसके लिए नारीवादी आंदोलन हुआ। और इसमें महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए आवाज उठाई गई और पुरुषों से कमतर आंकलन। और लैंगिक विभाजन में श्रम लैंगिक विभाजन, नारीवादी आंदोलन और पितृ प्रधान समाज। तो श्रम लैंगिक विभाजन में महिलाओं के देखेंगे तो गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण और घर की भागीदारी के अंदर शामिल। और पुरुष मनुष्य जाति के आबादी में औरतों का आधा हिस्सा। और सार्वजनिक जीवन में राजनीति में भागीदारी और शिक्षा रोजगार के अवसर नहीं। और नारीवादी आंदोलन में शिक्षा रोजगार के अवसर बनाने के लिए राजनीतिक गोलाबंदी, सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने के लिए। तो ये सब के लिए राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ानी होगी। और पितृ प्रधान समाज में देखेंगे तो औरतों के साथ भेदभाव और आगे की पढ़ाई के दरवाजे बंद, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आवश्यकता या भागीदारी जरूरी है। और ये सब माता पिता के द्वारा भेदभाव किए जाते हैं। और औसतन एक स्त्री पुरुष की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादा काम के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। और लिंग अनुपात की बात करेंगे तो प्रति 1000 पुरुष पर 919 महिला अनुपात है। और विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधियों का कम अनुपात है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति तो सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका। और दूसरा पार्ट है महिलाओं की साक्षरता दर 54%, जबकि पुरुषों में 76% साक्षरता दर। और लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 12% 2014 में थी। और राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व महिलाओं की 5% से भी कम है। और स्थानीय सरकार, पंचायत, नगरपालिकाओं में आरक्षित महिला पद 1/3 आरक्षित कर दिए गए हैं। और महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण, हिंसा, मारपीट, असुरक्षित महिलाएं, घरेलू हिंसा की खबरें ज़्यादा देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल्स के लिए स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियाई में सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तर की भागीदारी महिलाओं की है। और सांप्रदायिकता की शुरुआत देखेंगे। धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है, जिसे सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। और राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता का दाव पर पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। और राज अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है। और दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिकता तो पूर्वाग्रह और धार्मिक समुदायों के बारे में बनी धारणाएं, एक धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना, जिसे सांप्रदायिकता की शुरुआत होती। और सांप्रदायिकता के सबसे गंदा रूप हिंसा, दंगा, नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे हैं। और
गोलाबंदी में देखें तो धर्म के पवित्र प्रतीक को धर्म गुरुओं भावनात्मक अपील अपने ही लोगों में डर बैठाना आम बात है। धर्मनिरपेक्ष शासन में देखेंगे लोग तो भारत में कोई भी धर्म राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और किसी भी धर्म का प्रचार धर्म का पालन करने की आज़ादी है। धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव अवैधानिक है। दूसरा पॉइंट है जातिगत असमानताएं। तो इसमें बेटी रोटी संबंध को देखेंगे लोग तो दूसरी जाति में शादी नहीं और सामुदायिक आयोजनों में दूसरे जाति के लोग एक साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। और वर्ण व्यवस्था में देखेंगे लोग तो अन्य जाति समूह से भेदभाव पर आधारित और निम्न वर्ग के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। और छुआछूत में देखेंगे तो जातिगत भेदभाव छुआछूत से मुक्ति के लिए आवाज उठाई थी ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, राजस्वामी नायकर। तो छुआछूत से मुक्त समाज बनाने के लिए इन लोगों ने आवाज उठाई थी। दूसरा है सांप्रदायिकता की परिभाषा। तो राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति की परिभाषा तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। और चैप्टर नंबर 5 है जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसमें लोकतंत्र और जन संघर्ष को देखेंगे लोग दबाव समूह और आंदोलन और वर्ग विशेष के हित समूह, जन सामान्य के हित समूह और आंदोलनकारी समूह। क्या दबाव समूह और आंदोलन का प्रभाव सकारात्मक होते हैं। और लोकतंत्र और जन संघर्ष को देखेंगे लोग तो लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष द्वारा होता है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लाभबंदी के जरिए होता है और संघर्ष का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन संघर्ष देखेंगे लोग तो बहुत सारे संगठन की भूमिका होती है और इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग, प्रत्यक्ष भागीदारी और दूसरा है अप्रत्यक्ष भागीदारी। तो प्रत्यक्ष भागीदारी में पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और भागीदारी की इच्छा नहीं है। अगर कुछ लोगों की भागीदारी की इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है, केवल वोटिंग से काम चलाते हैं। और अप्रत्यक्ष भागीदारी में देखेंगे तो सरकार से मांग का इजहार और संगठन बनाकर मांग रखी जाती है और दबाव समूह बनाकर एकजुट होकर मांग रखी जाती है। और दबाव समूह और आंदोलन में देखेंगे तो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और दबाव समूह के निर्माण कैसे तो समान पेशे वाले लोग जुट गए और समान उद्देश्य वाले लोग जुड़े और समान आकांक्षा वाले लोग जुड़ गए। और आंदोलन में देखेंगे लोग तो इसमें संगठन नहीं होता है बल्कि सामूहिक रूप से कार्रवाइयाँ होती हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण, शराबबंदी आंदोलन और महिला आंदोलन। और ये सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं चाहते हैं बल्कि अपने मांगों को रखवाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर। तो दबाव समूह प्रेशर ग्रुप सीधे भागीदारी की जगह राजनीति को प्रभावित करते हैं और सुडौल ढांचा होगा दबाव समूह के। और दबाव समूह के उद्देश्य स्पष्ट उद्देश्य छात्र संगठन, किसान संगठन द्वारा निश्चित मांगे रखी जाएगी। और आंदोलन का ढांचा ढीला ढाला लचीला होगा और आंदोलन में अनौपचारिक फैसले लिए जाते हैं, लचीले स्वतःस्फूर्त होते हैं। और इसमें आंदोलन का उद्देश्य अस्पष्ट होते हैं। और प्रेशर ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ग विशेष के हित समूह, दूसरा है जन सामान्य के हित समूह। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप के 2 प्रकार या 2 टाइप है। तो वर्ग विशेष के हित समूह पहला है, दूसरा है जन सामान्य के हित समूह। और दोनों के डिफरेंस अंतर देखेंगे। वर्ग विशेष के हित समूह में देखेंगे तो किसी समूह विशेष के हित को दबाव देना। और जन सामान्य के हित समूह में देखेंगे लोग तो समान हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी वर्ग विशेष का। जन सामान्य के सदस्यों को कोई लाभ नहीं है और इन्हें वेलफेयर ग्रुप या इन्हें लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। तो जन समान हित समूह के ये
3 पॉइंट है। और वेलफेयर ग्रुप या लोक कल्याणकारी समूह के एग्जाम्पल्स बंधुआ मजदूर, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के लिए ये कार्य करते हैं। वेलफेयर ग्रुप आंदोलन समूह के विशेषताएं में थोड़े समय के लिए सक्रिय होंगे और किसी खास मुद्दे पर केंद्रित हो और सीमित समय के भीतर लक्ष्य को प्राप्त करना। महिला आंदोलन चलाने के पीछे का रीजन सार्वजनिक निजी जीवन में भागीदारी के लिए महिला आंदोलन चलाया जाता है। दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर प्रभाव तो राजनीतिक पक्ष होता है और जन समर्थन और सहानुभूति प्राप्त होते हैं। दबाव समूह सूचना अभियान की तरह कार्य करती है, मीडिया से प्रभावित होते हैं और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का काम करती है और राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के अर्थ क्या है, कार्य क्या है, आवश्यकता क्या है, और राजनीतिक दल के प्रकार देखेंगे लोग। तो राष्ट्रीय दल और दूसरा है क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दलों की वरीयता कैसे और राजनीतिक दलों की चुनौतियां, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे किया जा सकता है देखेंगे। और सबसे पहले राजनीतिक दल के परिभाषा देखेंगे लोग। अर्थ लोगों का संगठित समूह चुनाव लड़ने के लिए संगठित होगा और सत्ता में आने के लिए, शासन करने के लिए, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। और दूसरा है राजनीतिक दल या राजनीतिक दल की अलग अलग पार्टी। तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है विचारधारा, दूसरा है कार्यान्वयन, तीसरा है नीतियां। तो राजनीतिक पार्टी में 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य, तीसरा है अनुयायी समर्थक। और राजनीतिक दल के कार्य तो चुनाव लड़ना, दलों की नीतियां और कार्यान्वयन और औपचारिक बहस, कानून या नीति निर्माण में भूमिका। दल ही सरकार बनाते हैं और उसका संचालन करते हैं। और चुनाव, जो पार्टी चुनाव हारी और विपक्ष दल आकर बैठी तो ये चेक एंड बैलेंस के काम करेंगे। जो लोग सत्ता में है उनके नीतियों को संतुलित करेंगे और कमियां बताएंगे। और जनमत का निर्माण करना और महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। कितने राजनीतिक दल है? तो 1 दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो 1 दलीय व्यवस्था के एग्जाम्पल्स है चीन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और 2 दलीय व्यवस्था के एग्जाम्पल्स ब्रिटेन और अमेरिका है। बहुदलीय व्यवस्था के एग्जाम्पल्स भारत, अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती है और सत्ता में आती। बहुदलीय सरकार के उदाहरण 2004 में संसदीय चुनाव हुआ और इसमें 3 गठबंधन हुए। पहला है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा है वाम मोर्चा। और राजनीतिक दल नेशनल पार्टीज, तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है राष्ट्रीय दल, दूसरा है क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल में इसके अर्थ देखेंगे लोग। तो ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हो और निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत हो। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कैसे होती है? तो इसके 2 आधार है, पहला है वोट, दूसरा है सीट। तो लोकसभा चुनाव में कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा में कुल 6% वोट मिले तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। क्षेत्रीय दल में देखेंगे लोग। तो राजनीतिक दल में मान्यता प्राप्त कैसे होगी? तो इसके भी 2 आधार है। विधानसभा में चुनाव में 6% वोट मिले हो, और सीट में देखेंगे लोग तो दूसरा आधार सीट। तो विधानसभा में कम से कम 2 सीट जीत चुके हो। राजनीतिक दलों की चुनौतियां, तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वंशवाद की परंपरा, अयोग्य व्यक्ति और दलों में पैसा और अपराधीकरण, पार्टियों में विकल्पहीनता का होना। और राजनीतिक दलों में सुधार कैसे लाया जा सकता है? तो दल बदल को रोकना, 10वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई थी कि और दल बदल पर रोक लगाई गई थी। और दल बदल को रोकना संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। संविधान संशोधन द्वारा रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया पैसा या अपराधीकरण या अपराध की सूचना, संपत्ति की सूचना देते जाओ। और चुनाव आयोग की भूमिका
राजनीतिक दलों में आंतरिक कामकाज को सुधारा जाए और महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता है वैसे वैसे वहाँ पर दलीय व्यवस्था विकसित हो जाती है और इसका चुनाव नहीं किया जा सकता है। और चैप्टर नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन कैसे करें और उत्तरदायी जिम्मेदार शासन, वैध शासन और आर्थिक समृद्धि और विकास, लोकतांत्रिक आर्थिक उपलब्धियां और सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, नागरिकों की आज़ादी या गरिमा। तो एक अच्छा लोकतंत्र में नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा और टकरावों को टालने, संभालने का तरीका और गलती को सुधार करने की गुंजाइश हो। तो एक अच्छा लोकतंत्र में ये सब पॉइंट होने चाहिए। और उत्तरदायी जिम्मेदार या वैध शासन में देखेंगे तो शासकों को चुनने का अधिकार और निष्पक्ष चुनाव हो और चुने हुए शासन पर नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी और सूचना का अधिकार चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। और चैप्टर नंबर 8 है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो बुनियादी आधार पर बनाने की चुनौती, गैर लोकतांत्रिक सरकार हटाने की चुनौती और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सुधार करना। और सेना है सत्ता में तो इसे हटाने की चुनौती, राजनीतिक सुधार, पुनर्परिभाषा लोकतंत्र की और स्थानीय सरकार को अधिकार देने की चुनौती, महिला अल्पसंख्यक की भूमिका और राजनीतिक सुधारों पर विचार। तो राजनीतिक सुधार लॉ मेकिंग, कानून बनाकर किया जा सकता है। और जैसे खेल प्रशासक, खिलाड़ी, ये लोग अपने से सुधार लाएंगे लोग तो ये सुधार ज़्यादा अस्थायी होंगे और नैतिकता आएगी। और कानून के विपरीत प्रभाव में देखेंगे तो जैसे 2 बच्चों के होने पर, कानून के विपरीत प्रभाव में इसके विपरीत देखेंगे लोग तो 2 बच्चों के होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, गरीब लोकतांत्रिक सरकार की भागीदारी से दूर हो जाएंगे और गलत राजनीतिक आचरण पर रोकने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई नियम बनाती है तो नियमों को मानने के लिए राजनीतिक दल आगे आए। और ये सुधार ज़्यादा अस्थायी तब होंगे जब नियमों को मानने के लिए राजनीतिक दल आगे आए, तो ये सुधार ज़्यादा अस्थायी होंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।